जो पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सर्कुलर मोशन जो है वो तब होता है जब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मोशन के हो परपेंडिकुलर, ये हम कर चुके चीज। अब आज हम कुछ डेफिनेशन जो हैं उनको स्टडी करते हैं। तो आज हम जाते हैं कुछ डेफिनेशंस के टूवर्ड्स। डेफिनेशंस। अच्छा, अगर ये मैं टीम्स पे होता तो ये तुम्हें कुछ नजर नहीं आना था। देखो इस पे बड़ा क्लियर नजर आ रहे हैं ना। अगर मैं टीम पे होता ये क्लियर नजर नहीं आना था, इस पे काफी क्लियर है। इस कमरे इस कमरे की मैंने आज लाइटिंग भी बेहतर करनी है। आज मैंने वो बंदा बुलाया हुआ है, वो लाइटिंग फिट कर देगी। अच्छा, अब डेफिनेशंस आज हमने करनी है। अब मुझे लगता है कि काफी टाइम ना ऑनलाइन इस पे चलना पड़ेगा, ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, तो थोड़ा फिर चीजें इंप्रूव करनी ही पड़ेंगी। अच्छा, अब जो कहानी है वो ये है कि सबसे पहले डेफिनेशंस में नंबर 1, angular displacement. So the first definition is of angular displacement. Heading दो angular displacement. तो angular displacement को हम डिफाइन करेंगे, it is angle at the center of a circle, angle at the center of a circle subtended by an object moving in the circle. Angular displacement is basically angle subtended at the center of a circle by an object moving in the circle. अच्छा बच्चों, ये अपने जरा माइक तो बंद कर लो यार। बच्चों अपने माइक बंद कर लो यार। अच्छा, अब जब कोई होता है तो बच्चों अपने माइक यार बंद कर लो हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जो दूसरे सेक्शन के हैं, वो भी जूम के साथ फेमिलियर है ना? ये ना हो कि बाद में बच्चे कहें कि आपने जूम पे क्लास लिए तो हमें तो पता ही नहीं था। जूम के साथ बच्चे अनफेमिलियर तो नहीं है ना? नहीं सर, पता नहीं, काम खराब नहीं ना सर, हो। सारों को ही पता है जूम का। चलो, इसका मतलब जूम कोई चलो जी बच्चों, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है? पहली बात, एंगुलर सर इसको थोड़ा समझा भी सकते हैं साथ साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं समझाऊंगा, अभी नोट्स बना रहे फिर समझाऊंगा ना। तो अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी तक ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, इससे आगे की कोई बात नहीं है। एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसी को हमने ज्यादा थोड़े से खूबसूरत वर्ड्स में कह दिए। तो एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, भाई एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लंबी कहानी कोई नहीं है, ठीक है, समझाने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। तो लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। एक बात ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, और दूसरी बात ये है कि इसकी डायरेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमारे सिलेबस में है ही। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एंगुलर
unit of angular displacement is radian. So इसका जो यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो रेडियन होता है, इसको हम रेडियन में लेते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे रेडियन को, रेडियन निकला हुआ है रेडियस से, अब लिखो रेडियन। सो अब रेडियन की डेफिनेशन, हेडिंग दे दो रेडियन, दे दी हेडिंग रेडियन। रेडियन को हम लिखेंगे, अगर हमारे पास एक सेक्टर हो और उस सेक्टर में जितना रेडियस हो आर्क की लेंथ भी उतनी हो। सो इफ यू गेट अ सेक्टर इन विच द आर्क लेंथ, ये हो गया आर्क लेंथ, अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगा तो उस केस में जो एंगल होगा उसके सेंटर पे, ये वाला एंगल ये होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन, तो 1 रेडियन एंगल तब होता है जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो। हम इसको यूं लिखेंगे कि एंगल at the center of a circle will be 1 radian. Angle at the center of a circle will be 1 radian. कब? 1 radian when arc length is equal to the radius. So if you get a circle in which the arc length is equal to the radius, then the angle at the center would be 1 radian. ये है जी कहानी कि सेंटर पे एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क लेंथ रेडियस के क्या होगी? इक्वल होगी। अब ये तो हो गई जी रेडियन की डेफिनेशन, लिख लिया यहां तक? अच्छा बच्चों यहां तक है क्लियर? चलो अब ये एक तो हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूसरा हो गया कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी। अगर हमारे पास सेक्टर होगा, उस सेक्टर में आर्क जो है उसकी लेंथ अगर इक्वल होगी रेडियस के, तो उसके सेंटर पे जो एंगल, ठीक है जी, यहां तक कहानी। अब इसके बाद हम कि अगर हम आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल को रिलेट करना चाहते हैं तो जो रिलेशन बन रहा है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हम लिखते हैं रेडियस, फिर हम लिखते हैं आर्क लेंथ। दो ही डेफिनेशन थी ये बेटा डेफिनेशन थी। हाँ आगे चलेंगे ना। अच्छा हम लिखते हैं जी रेडियस, उसके बाद आर्क लेंथ और उसके बाद एंगल इन रेडियंस। सो आपको कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज गिवन है, इसमें आपको रेडियस गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है और एंगल इन रेडियंस आपने खुद लिखना है। चलिए ट्राई करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल था, उसका 3 सेंटीमीटर, उसकी आर्क लेंथ भी थी 3 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है कि उसका जो एंगल है रेडियंस में वो कितना होगा। तैमूर कितना होगा इसका एंगल? 3 3 1 वो 1 रेडियन। जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होती है, जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रेडियंस इज इक्वल टू
arc length over radius. So if you divide arc length over radius, you get angle in radians. So ये हो गया angle in radians. ठीक है बच्चों? अब देखो अगर है radius just for example 3 centimeter, arc length है 6 centimeter, तो बताओ angle in radians कितना होगा जल्दी से? half 0.5 नहीं यार ऐसे तो मत करो। नहीं 2 देखो 6 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 2 नहीं हो गया 2 ये हो जाएगा 2 रेडियंस। अच्छा अब रेडियस है लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, तो अब की बार एंगल इन रेडियन कितना हो जाएगा? एंगल इन रेडियन वुड बी 1.5 हाँ ओवर 3, इसका आंसर आ जाएगा हाफ यानी कि 0.5 और ये हो जाएगा रेडियंस, तो 0.5 रेडियंस। ये हो गया जी हमारा एंगल इन रेडियन की डेफिनेशन। अब अगर हम अगली बात करें, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये कि एंगल इन रेडियन जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है? डायमेंशनलेस होता है जिसका बेस यूनिट ना। तो क्वेश्चन लिखो is in quantity. Why is angle in radians a dimensionless क्वांटिटी? हाँ जी आप क्या कहोगे अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल इन रेडियंस जो है ये इसका कोई बेस यूनिट नहीं होता, तो बेटा ये सेम क्वांटिटीज का रेशो है। आर्क लेंथ मीटर ओवर मीटर नो बेस यूनिट। तो देखो एंगल इन रेडियंस या एंगल की अगर हम बात करें ऐसे यूनिट्स में तो उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ, उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। एंगल इन रेडियंस इज आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब देखो आर्क लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। रेडियस का यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका मतलब है नो यूनिट, नो बेस यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका बेस यूनिट कोई नहीं बनेगा। रेडियन जो है वो हमारा सेल्फ डिफाइंड यूनिट है, ह्यूमन डिफाइंड यूनिट, तो इसका मतलब कोई यूनिट बनता नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a dimensionless। तैमूर डायमेंशनलेस किसको कहते हैं? जनरली हम डायमेंशनलेस किसको कहते हैं? मतलब कि कोई वो नहीं है इसकी लेंथ वगैरह, बेस यूनिट नहीं है, बेस यूनिट नहीं है। अच्छा अगर मैं पंखा ऑन करूं तो फिर आवाज खराब होती है। अब ये पंखा भी मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी रीजन as it has no base unit. Angular displacement is a dimensionless quantity as it has no base unit. अब जिसका base unit नहीं होगा सर वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल को कहते हैं बेटा, सिंपल इज दैट। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसका जो एंगल होता है उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, नथिंग एल्स। तो एंगल का वो बेस यूनिट नहीं होता? नहीं होता। ये तुम्हें A1 में नहीं थी पता बात? अच्छा ठीक। ये तो A1 भी ये तो हम A1 में भी पढ़ते हैं कि जो एंगल होता है उसका बेस यूनिट कोई नहीं होता। जो डिग्री या रेडियन होता है ना वो होता है सिर्फ यूनिट।
तो बेस यूनिट तो इसका नहीं होता। एंगल देखो, स्ट्रेन और एंगल ये डायमेंशन लेस होते हैं। जिस तरह स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, इसी तरह एंगल का भी बेस यूनिट नहीं होता। एंगल हैज नो बेस यूनिट। कॉपी कर लिया यहां तक? तो बच्चों एंगल जी का ना सर। बेस यूनिट कोई नहीं होता। एंगल हैज नो बेस यूनिट। अच्छा, अब ये हो गया कि हमारे पास इसकी कहानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब जो अगली क्वांटिटी हम डील करेंगे वो है एंगुलर वेलोसिटी। जिसका लीनियर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसकी प्लस सर्कल के अंदर होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगल जो है वो किस रेट पे चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई चीज सर्कल में मूव करेगी तो उसका हम एंगल डिटरमिन करेंगे, और कितना एंगल बनेगा इन एवरी सेकंड, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हेडिंग 2, angular velocity represented by Greek letter omega. Angular velocity represented by Greek letter omega. इसका सिंबल क्या है जी? ओमेगा इसका सिंबल है। यहां पे कॉपी कर। जब एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। एंगल किस रेट पे चेंज हो रहा है? एंगल पर सेकेंड। सो rate of change of angular displacement is called angular velocity. So rate of change of angular displacement is called angular velocity. ये कॉपी कर लो। कर लिया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा, चेंज पर सेकेंड होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। मैं जरा पंखा चला के देखूं, शायद आवाज डिस्टर्ब ना। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से पंखे से आवाज खराब हो रही है। ठीक है सर, इतना नहीं फर्क पड़ता। नहीं यार, फर्क मुझे पड़ रहा है ना, पंखे से काम खराब। हमारे ग्रीक लेटर ओमेगा, सिंबल क्या होता है? ये W की तरह जो लिखते हैं इसको ओमेगा पढ़ते हैं। सो इसका जो सिंबल है वो ओमेगा है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम फॉर दैट चेंज। तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या होगा? टाइम। तो ओमेगा के फॉर्मूला में जो हमने लिखा है डेल्टा थीटा, सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, डेल्टा थीटा इज, अच्छा जब भी मैं कहूंगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होगा एंगल इन रेडियंस, नथिंग एल्स। सो डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ an object moving अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब जो अगली बात है वो ये है कि आरपीएम जो है उसमें अगर हम बात करते हैं वन रेवोल्यूशन जो है वो सर्कल का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। सर्कल का जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसके अंदर
2 pi radians. So 1 revolution is equal to 2 pi radians. अब अगर फर्ज करें हम आरपीएम को कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में, तो देखो आरपीएम रेडियन पर सेकंड इनको हम रिलेट करते हैं। 1 आरपीएम जो है उसमें कितने रेडियन पर सेकंड होते हैं? तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट विल गिव कितने रेडियंस पर सेकंड। तो इसकी कन्वर्जन का मेथड ये होगा कि एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियंस, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है 2 पाई या 360 डिग्रीज। तो 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियंस एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। तो अगर हम आरपीएम को मल्टीप्लाई करेंगे आरपीएम इनटू 2 पाई ओवर 60 तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियन पर सेकंड। ये मेथड हो सकता है हमारे कन्वर्जन का। जब भी हमने आरपीएम को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से क्या करेंगे? अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल लिखो। सर ये लेफ्ट वाले बोर्ड पे जो आपने लिखा है ना 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना है सर, वो उस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। रेवोल्यूशन जो है ना, रेवोल्यूशन कहते हैं पूरे सर्कल को, पूरे सर्कल में कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होगा? 2 पाई रेडियन ना। अच्छा, तो जब कंप्लीट सर्कल में एंगल होगा 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन और मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड। तो 2 पाई रेडियन पर 60 सेकंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 2 पाई से करना है मल्टीप्लाई और 60 से करना है डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियन पर सेकंड। अब एक एग्जांपल लिखो, आरपीएम मोटर पर 1000 RPM. A motor has 1000 RPM. Calculate its angular velocity. Calculate its omega. So a motor has 1000 revolutions per minute. So how many radian per second or angular velocity it is having? तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेडियन पर सेकंड को कहते हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेवोल्यूशंस पर मिनट इनटू 2 पाई ओवर 60। अगर हम रेवोल्यूशन पर मिनट को 2 पाई ओवर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा जी रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू आरपीएम टाइम्स 2 पाई ओवर 60। आरपीएम टाइम्स 2 पाई ओवर 60, तो ओमेगा बन जाएगा फिर हमारे पास 1000 इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? जी बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। ये मल्टीप्लाई का साइन, सो मल्टीप्लाई हो गया। अब आरपीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई ओवर 60 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो 1000 टाइम्स 2 पाई ओवर 60, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, पाई तो सॉल्व नहीं करते होते, 2000 पाई ओवर 60। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन
पर सेकंड। पाई को कभी सॉल्व नहीं करते, ओमेगा के आंसर में नंबर को सॉल्व करते हैं, पाई को सॉल्व नहीं करते। तो इसको अगर हम 0 को काट दें हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 200/6 पाई रेडियन पर सेकंड। तो हम आरपीएम को हमेशा कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में। आपके इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। एक और एग्जांपल जो आप लोग खुद करेंगे, एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो a vehicle, यूं लिखो बल्कि wheels of a vehicle have a rotational frequency f. Wheels of a vehicle have a rotational frequency f. Yeah, I think यहाँ थोड़ा सा ब्लर है व्हाइट बोर्ड पे, मैं नीचे लिख देता हूँ। Wheels of a vehicle have a rotational frequency f. Wheels of a vehicle have a rotational frequency of f. Now, it means that they have f rotations per second. It means that they have f rotations per second. Copy कर लिया यहाँ तक? So wheels of a vehicle have a frequency of f, rotational frequency f. It means that they have f rotations per second. अब क्वेश्चन का लिखो A part. Find RPM, revolution per minute, in terms of f. Find revolutions per minute in terms of f. Question का B part. Find angular velocity. Find angular velocity omega in terms of f. So these are the two parts that you have to solve. चलो बच्चों शाबाश, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, मुझे आंसर आप व्हाट्सएप करेंगे। Nice sir. अच्छा मिल के करते हैं, देखो f फ्रीक्वेंसी का मतलब है f रेवोल्यूशंस पर सेकंड। यहाँ पे तो चलेगा रेशो में, फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो यूं करो, देखो ये पार्ट फ्रीक्वेंसी है f, फ्रीक्वेंसी क्या है f, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो सिंस फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो अब हम अगर इसको यूं लेके चलें, रेवोल्यूशंस
ratio time. F revolutions are there in 1 second. F revolutions are there in 1 second. अब 1 मिनट में कितने होंगे बेटा? 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स, उसमें कितने रेवोल्यूशंस होंगे? उसी को हम कहते हैं आरपीएम। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस होंगे उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड आरपीएम। तो 1 मिनट में रेवोल्यूशंस होंगे, ज़ाहिर सी बात है। अब समझिए ये बात, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर हमने देखना है आरपीएम तो वो होता है रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ये ऑटोमेटिकली फिर बन जाएगा आरपीएम 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे, ये हमारे पास बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास आरपीएम आ जाएंगे 60 है। So we have 60f RPMs. So RPMs are 60f. कॉपी कर लिया यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक कॉपी हो गया? मैं नहीं बताऊंगा। 1 मिनट सर। समझ आई है कि ऊपर से गए? आ गई है सर। फिर देखो, हाँ, फ्रीक्वेंसी होता है रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अगर उसको पर मिनट करना है, 1 सेकंड में जितने होंगे उनको इंटू 60 कर दो। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंटू 60 करेंगे तो हमें आरपीएम मिलेगा। इसका मतलब है जब आरपीएम 600 होता है तो फ्रीक्वेंसी फिर होती है कितना? 10। जब आरपीएम 600 होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10 होती है। जब आरपीएम होता है 600, अच्छा, जब आरपीएम होता है 6000 तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी होती है 100। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंटू 60 करते हैं तो आरपीएम बनता है। तो अगर 100 की फ्रीक्वेंसी है तो आरपीएम कितना होगा? आरपीएम होगा 6000, तो इंटू 60 हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी इंटू 60 इज आरपीएम। अच्छा, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। 60f हो गया आपका आरपीएम। अब हम देखते हैं कि अगला पार्ट क्या होगा। सर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता दें। ओमेगा के लिए तो हम करते हैं आरपीएम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई ओवर 60 से। ये बेटा लो ये हो जाएगा हमारे पास। तो सर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी होती है रोटेशंस पर सेकंड, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और आरपीएम होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। फ्रीक्वेंसी होती है रेवोल्यूशंस पर सेकंड और आरपीएम होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो हम रेवोल्यूशंस पर सेकंड से रेवोल्यूशंस पर मिनट में जा रहे हैं। अच्छा, आप देखो, अब हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है ओमेगा। अब ओमेगा का जो प्रिंसिपल है वो है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आरपीएम को, ये माइक बंद। अच्छा, अगर हम आरपीएम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई ओवर 60 के साथ तो हमें ओमेगा मिल जाता है। अगर हम आरपीएम को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 2 पाई ओवर 60 के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है? ओमेगा मिल जाता है। तो हमारे पास ये आरपीएम थे 60f और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 2 पाई ओवर 60 के साथ। तो ये कैंसल, क्या आ जाएगा? 2 पाई f। 2 पाई f और यूनिट क्या होगा इसका? रेडियन पर सेकंड। तो 2 पाई f हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से तो हमें मिलता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी या रेडियन पर सेकंड। तो इस सारी बात की समरी ये हुई कि अगर हमने फाइंड करना है आरपीएम, वो होगा फ्रीक्वेंसी का 60 टाइम्स, और अगर हमने फाइंड करना है रेडियन पर सेकंड तो वो होगा 2 पाई टाइम्स f। ये दो बातें हमने यहाँ। तो आरपीएम जो है वो होगा 60 टाइम्स फ्रीक्वेंसी और रेडियन पर सेकंड होगा 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। आज हमने यहां तक करना है। कर लिया कॉपी? सर ये बी पार्ट जो पहला वाला जी, लिखा सर। हुआ है, पहले लाइन पे W लिखा हुआ है ना, नीचे वाले दूसरे लाइन पे क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्शन तो है, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब विजिबल नहीं है।
अच्छा हाँ समझ आ गई। मैं लिख देता हूँ मेगा इज इक्वल टू आरपीएम हमारे पास बने 60f और 60f मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 पाई ओवर 60 के साथ 60 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। मेगा जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई टाइम्स f। तो आरपीएम फाइंड करना है तो वो होगा 60f, और अगर फाइंड करना है तुमने रेडियन पर सेकंड तो वो होगा 2 पाई f। यहां तक जी हमने कर लिया, इसके आगे इंशाल्लाह का। ठीक है बच्चों, बस यहीं तक